एक मुद्दा है इस समय काफी गरमाया हुआ है, पिछली बार भी थोड़ा पढ़ाए थे कि SIR सर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हो रहा है मतदाता सूची का, इलेक्टोरल रोल का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हो रहा है। भारत के जो चुनाव प्रणाली के लिए जो व्यवस्था है, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल एक्ट 1950, 51, 52, इन दोनों के तहत चुनाव आयोग जो है मतदाता सूची और उसका रिवीजन करती रहती है और ये उसका काम है। अभी क्यों एक मतदाताओं के अधिकार का मुद्दा एक हो गया है, देखिए मतदान के अधिकार की कानूनी स्थिति का मुद्दा क्यों हो गया है, क्योंकि कई सारे विपक्षी दलों का मानना है कि जो एक स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हो रहा है उसके जरिए लोगों के मत को उनके मतदान के अधिकार से वंचित किया जाएगा। कुछ लोग कहते हैं यह संवैधानिक अधिकार है, कुछ लोग कहते हैं यह मूल अधिकार है, कुछ लोग कुछ और कहते हैं। हम इसको समझेंगे कि कानून का अधिकार, जैसे जो कानून का अधिकार है ये एक बड़ा, खुद कई बार प्रश्न आया है, यूपीपीसीएस का तो बहुत ही फेवरेट प्रश्न रहा है। इसको लेकर न्यायालय ने भी कई सारे अजीब से मत लिए हैं, लेकिन जो मोटा मोटा जो मत है वह यह है कि मत देने का अधिकार एक वैधानिक या स्टैच्यूटरी राइट है। ये न कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, न फंडामेंटल राइट्स है, न नेचुरल राइट्स है। ये है एक शुद्ध संवैधानिक अधिकार, शुद्ध वैधानिक या स्टैच्यूटरी राइट, विधिक अधिकार जैसे बोलते हैं, यानी कि संसद के बनाए गए कानून के तहत ये अधिकार मिला हुआ है, संविधान के तहत या संविधान के मौलिक अधिकारों के तहत ये अधिकार नहीं मिला हुआ है। तो उसकी एक तरह से देखा जाए कि सामान्य जो विधायी अधिकार है, जो सामान्य अधिकारिता होती है विधान, किसी विधान द्वारा, वही इसका महत्व है, लेकिन फिर भी इसे काफी महत्व मिला हुआ है। तो हम इसमें कई चीजों को थोड़ा सा गंभीरता से समझते हैं। देखिए, परिचय के रूप में देखा जाए तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय वर्तमान में बिहार में मतदान सूचियों के लिए विशेष गहन पुनरीक्षण से संबंधित याचिकाओं की जांच कर रहा है। और इसमें से एक महत्वपूर्ण कानूनी प्रश्न जो फिर से जन्म दिया है वह है कि भारत में मतदान के अधिकार की वास्तविक कानूनी स्थिति क्या है। देखा जाए तो मतदान का अधिकार लोकतंत्र के संचालन के लिए मौलिक है, फंडामेंटल है। बिना उसके लोकतंत्र का संचालन संभव ही नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि यही मतदान की प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोग अपने मतों को अभिव्यक्त करते हैं। भारतीय न्याय शास्त्र में या जुडिशियल सिस्टम में संवैधानिक अधिकार और वैधानिक अधिकार के रूप में वर्गीकृत करने के बीच में ये झूल रहा है। कुछ इस लोग इसे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट कहेंगे क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में बात कही गई है, कुछ लोग इसे, जबकि कुछ निर्णय में कुलदीप नैयर मेनली जो निर्णय है उसमें इसे वैधानिक अधिकार, शुद्ध स्टैच्यूटरी राइट या वैधानिक अधिकार के रूप में ही इसे कहा जाता है कि हर व्यक्ति को मत देने का अधिकार नहीं है। इसलिए अगर कोई व्यक्ति जेल आदि में बंद है, यहां तक कि अगर वो उसमें सजा याफ्ता न हो, कन्विक्ट न हो, केवल पुलिस कस्टडी में भी हो या न्यायिक हिरासत में हो, तो भी उसको मत देने का अधिकार, उसे मत देने के लिए छूट नहीं मिली होती। हाँ, चुनाव लड़ने की छूट है, जेल से चुनाव लड़ सकता है, लेकिन जेल से मतदान नहीं कर सकता है। इस कुछ ऐसे ही मामले हैं। अगर ये संवैधानिक अधिकार होता या मौलिक अधिकार होता तो उसे मत देने के लिए जेल से छोड़ने की बात आती। लेकिन जो कानून हमारे यहाँ है, जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम है या जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951-52 है, इसके तहत ही मतदान का अधिकार भी दिया जाता है। भारतीय कानूनी ढांचे में विभिन्न प्रकार के अधिकार, अगर देखा जाए कि भारत में कितने प्रकार के राइट्स होते हैं, तो जो सबसे फंडामेंटल या जो कहते हैं ना कि बिल्कुल एब्स्ट्रैक्ट टाइप का राइट माना जाता है, सबसे व्यापक प्रकार का राइट माना जाता है, वह है प्राकृतिक अधिकार या नेचुरल राइट्स। सुप्रीम कोर्ट भी या विभिन्न न्यायालय भी अनेक फैसले, इसको आप इस तरह से करें कि जो कि मोनली फंडामेंटल एथिक्स वाले प्रश्न होते हैं, जैसे कि हर व्यक्ति को कोई भी सजा देने के पहले उसको प्रॉपर रूप से उसका पक्ष सुनना चाहिए। ये एक नेचुरल राइट्स है, प्राकृतिक राइट्स है, ठीक है। तो ये देखिए, ये अंतर्निहित और अविभाज्य है, जैसे जीवन और सत्ता का अधिकार। हालांकि ये सीधे तौर पे लागू नहीं होते हैं, फिर भी अदालतें मौलिक अधिकारों के माध्यम से इनकी व्याख्या कर सकती है। जब मौलिक अधिकारों की या किसी अन्य की व्याख्या करती हैं तो नेचुरल राइट्स को व्याख्या करती है। जैसे किसी को निर्णय दिया गया हो और उससे उसको अपनी जवाब देने के लिए, अपना पक्ष रखने के लिए या उसका पक्ष नहीं सुना गया होगा, तो सरकारें ये नेचुरल राइट्स का उल्लंघन मानते हुए इसे
उस फैसले को ही सरकारें नहीं बल्कि न्यायालय इस नेचुरल राइट्स का उल्लंघन मानते हुए उस फैसले को ही वो रद्द कर सकती हैं। तो ये नेचुरल राइट सबसे व्यापक होता है। फिर आता है मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स क्या है? भारत के संविधान के भाग 3 में ये अधिकार वर्णित है। संविधान के भाग 3 में वर्णित है। इसमें कई तरह के अधिकार हैं, कुछ स्वतंत्रताएं हैं, कुछ जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, और कानून के समक्ष समानता की बात करता है, भेदभाव से सुरक्षा जैसी बात करता है। और आर्टिकल 32 जो खुद एक मौलिक अधिकार का हिस्सा है, इसके तहत कोई भी व्यक्ति सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाके इसे लागू करा सकता है। और ये आर्टिकल 32 एक बड़ा जो अधिकार देता है सुप्रीम कोर्ट को। उसके बाद जितनी जनहित याचिकाएं आई या जो है मौलिक अधिकारों का जो व्याख्या का क्रम है वो सब यही है, यानी मौलिक अधिकारों को काफी महत्व माना गया है। और उसमें यह भी कहा गया है कि कोई विधि जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती हो वो विधि शून्य हो जाएगी। हालांकि कोई विधि में संविधान संशोधन को नहीं उस तरह से माना जाता है, या संविधान संशोधन के जरिए उसमें परिवर्तन किया जा सकता है। फिर इसके बाद एक फंडामेंटल राइट्स आई है और कुछ मौलिक अधिकार, फंडामेंटल स्ट्रक्चर आया है, और कुछ मौलिक अधिकार फंडामेंटल स्ट्रक्चर में भी किसी न किसी तरीके से, जैसे पंथनिरपेक्षता या असमानता, ये सब पहलू जो है उसमें अपने आप शामिल हो गए हैं न्याय के निर्णयों में। फिर तीसरे प्रकार का अधिकार आता है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, यानी ऐसे राइट जो संविधान में उल्लिखित हो लेकिन मौलिक अधिकारों से बाहर का हो, यानी भारत के संविधान के भाग 3 के बाहर का अधिकार हो लेकिन उसमें उल्लिखित हो, ये संवैधानिक अधिकार कहा जाता है। और इसके लिए जो प्रावधान है आर्टिकल 226 या संबंधित जो कानूनी प्रक्रिया है उसके अनुसार इसे लागू कराया जा सकता है। वैधानिक अधिकार, अंतिम आता है वैधानिक अधिकार, स्टैच्यूटरी राइट्स। स्टैच्यूटरी राइट या ये देश के जो विधायिका है उसके कानूनों के जरिए ये अधिकार प्रदान किया जाता है। संसद या विधानसभाओं द्वारा कानून बना के जो किसी वर्ग को, किसी खास वर्ग को या सभी के लिए जो अधिकार दिया गया हो उसे स्टैच्यूटरी राइट्स कहते हैं। अभी हमने जो फंडामेंटल राइट्स और जो उसको देखा था कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, उसके अतिरिक्त वो संविधान में ही वर्णित है, जबकि यह संसद और विधायिका यानी ये विधायिकाओं के द्वारा कानून में ये अधिकार वर्णित किए जाते हैं। जैसे सूचना का अधिकार है, ये कैसा अधिकार है? यह स्टैच्यूटरी राइट है लोगों का। और संपत्ति का अधिकार, जब जो संविधान बना था शुरू में तो संपत्ति का अधिकार फंडामेंटल राइट था, बाद में संशोधन करके संपत्ति के अधिकार को सामान्य संवैधानिक अधिकार बना दिया गया है। ठीक है। खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जो भोजन का अधिकार है ये भी जो है वैधानिक अधिकार है। ठीक है। अब ऐसे में देखा जाए तो भारत में मतदान के अधिकार की स्थिति संविधान से तो ली गई है, तो इसलिए लोग इसको कई बार संवैधानिक अधिकार मान देते हैं, लेकिन वैधानिक अधिकार के रूप में ही इसकी बड़े पैमाने पर व्याख्या की जाती है। इसीलिए इस पे बहस होता है कि ये स्टैच्यूटरी राइट है या वैधानिक अधिकार है या संवैधानिक अधिकार है या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। फंडामेंटल राइट तो कोई भी इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। भारत में मतदान संबंधी संवैधानिक और कानूनी प्रावधानों के रूप में देखा जाए तो भारत का संविधान अनुच्छेद 326 के अंतर्गत सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की गारंटी देता है। यानी इस तरह से देखा जाए तो आर्टिकल 326 के तहत यूनिवर्सल फ्रेंचाइजीज की बात की गई है, तो आप ये कह सकते हैं कि इसको लिटरल लेंगे तो कि नहीं, ये संवैधानिक जो भी वयस्क व्यक्ति है उन सबको मताधिकार है, ये बात ये कह रहा है। अतः 326 के तहत आप इसे संवैधानिक अधिकार मान सकते हैं। लेकिन सिर्फ उतने से ही काम नहीं चलेगा, इसमें जो है लिखा है कि बशर्ते वह कानून के तहत अयोग्य न हो। अब ये जो कानून के तहत अयोग्य न हो, ये वो प्रावधान है जो कहीं ना कहीं ये बता देता है कि कौन व्यक्ति कानून मताधिकार दे सकता है या नहीं कर सकता है। तो ऐसे में दो अधिनियम है, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 या आरपी एक्ट 1950, इसकी धारा 16 कहता है जो गैर नागरिकों को मतदाता सूची में नामांकित होने से अयोग्य घोषित करता है। इस अधिनियम की धारा 19 के अनुसार मतदाताओं का सामान्य निवासी होना चाहिए, यानी रेजिडेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए,
और अर्हता तिथि, जिस तिथि पर शामिल किया जाए वो कम से कम 18 वर्ष या उससे अधिक आयु का होना आवश्यक है। इसी तरह से जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में कहा गया है कि धारा 62 की सभी नामांकित व्यक्तियों को मतदान करने की अनुमति देती है जब तक कि कानून द्वारा अयोग्य घोषित न कर दिए जाएं या जेल में न हो। अगर किसी कानून द्वारा उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया है या जेल में है तो वो मतदान नहीं कर सकते हैं। बाकी जितने भी उसमें मतदाता सूची में शामिल व्यक्ति हैं वो मतदान कर सकते हैं। यानी ये जो दो कानून के दो विभिन्न तरह के प्रावधान हैं, इनके जरिए ही किसी के मतदाता वास्तव में साबित होती है, वो मतदान देने का अधिकार पुष्ट होता है। ऐसे में अब ये प्रश्न है कि 326 के तहत संवैधानिक है या जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के इन धाराओं के तहत वैधानिक है। तो इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट के कई सारे निर्णय आए हैं, उसमें विवाद भी रहा है। जैसे पहला मामला जो था 1952 का था, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि मतदान का अधिकार पूर्णतः वैधानिक है। ठीक है। ज्योति बसु फिर 1982 वाद है, इसमें पुनः पुष्टि की कि मतदान न तो मौलिक और न ही सामान्य कानूनी अधिकार बल्कि एक वैधानिक अधिकार है। पीयूसीएल मामला 2003 में एक न्यायमूर्ति पीवी रेड्डी थे, हालांकि इन्होंने कहा था कि मतदान के अधिकार को संवैधानिक माना था, लेकिन ये अल्पमत का फैसला था, यानी इनका अल्पमत था। इस पीयूसीएल मामले में भी ये माना गया कि वैधानिक है। जो मेन फैसला आया था वो आया था कुलदीप नैयर वाद। इसमें सर्वोच्च न्यायालय मतदान को एक वैधानिक अधिकार के रूप में ही देखा, स्वीकार किया था। बाकी के बाद जो है इसमें इसी वाद को स्वीकार किया गया है। और अनूप बर्नवाल वाद 2023 में भी यह मामला निकला है कि मतदान का अधिकार वैधानिक ही है। ऐसे में ये कई मामले देखकर यह समझ में आता है कि सर्वोच्च न्यायालय इस मांग को लेकर है कि वैधानिक अधिकार ही है, स्टैट्यूटरी राइट ही है। अब प्रश्न ये होता है कि कई बार कुछ किताबें जो भ्रम कर देती हैं या गलत होती हैं, वो यूपीएससी में आएगा तो आप इसे वैधानिक ही अधिकार लगाइएगा। वैसे कई सारे राज्य में ये प्रश्न आते हैं तो वहां पे वो पुराने जमाने का लेके संवैधानिक अधिकार लेके चल रहे हैं। लेकिन जो निर्णय है सुप्रीम कोर्ट का वो यही व्याख्या कर रहा है कि भारत में मतदान का अधिकार एक स्टैट्यूटरी या वैधानिक राइट ही है। ठीक है।